हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नंबर के लिस्ट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन AP में है, जो AP में है उनका कॉमन डिफरेंस और अगला 3 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बेसिक्स पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहला, अगर आपको कोई एक नंबर का लिस्ट दे दे तो आपको ये पता करना आना चाहिए कि वह एपी में है कि नहीं। दूसरा, अगर एक बार एपी पता चल गया तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए। और तीसरा और फाइनल पॉइंट, आपको एपी भी पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लिए, तो उस एपी का अगला टर्म कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। फटाफट से इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे ताकि हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वैसे तो इन तीनों पॉइंट्स को इसके पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए थे, लेकिन अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखो, और जो इसका पिछला वीडियो देख चुका है वो 2-3 मिनट वीडियो स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर्स का लिस्ट एपी में है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आपको एपी का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनो। An AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding or subtracting a fixed number to its preceding term। मतलब ऐसे नंबर्स का लिस्ट जिसके पिछले टर्म्स में एक फिक्स नंबर जोड़ने या घटाने से अगला वाला टर्म मिले, वैसे नंबर्स के लिस्ट को हम लोग AP बोलेंगे। इसको हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे आपके सामने यह एक नंबर्स का लिस्ट लिखा गया है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो एक फिक्स नंबर 2 जोड़ने से इस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आपको आता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो तो एक फिक्स नंबर 3 घटाने से इस सीक्वेंस का, इस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग लिए हैं ये दोनों एपी में होंगे, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर 2 जोड़ने से इस नंबर के लिस्ट का अगला वाला टर्म आ रहा है, और इस नीचे वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर -3 करने से इस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आ रहा है। तो इसी प्रकार से कोई भी नंबर्स का लिस्ट हो, अगर एक फिक्स नंबर उसमें जोड़ने से अगला वाला टर्म आ रहा हो या फिर एक फिक्स नंबर घटाने से उस नंबर्स के लिस्ट का अगला वाला टर्म आ रहा हो, तो उस प्रकार के नंबर्स के लिस्ट को हम लोग एपी बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर्स के लिस्ट को हम लोग एपी कब बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि ये दोनों नंबर्स के लिस्ट एपी में हैं। अब समझते हैं कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एपी में जो फिक्स नंबर जोड़ा या घटाया जाता है वही फिक्स नंबर उस एपी का कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, यानी इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग एक फिक्स नंबर 2 जोड़ रहे थे तो इसका अगला वाला टर्म आ रहा था, यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं वह 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस नीचे वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर 3 घटाने से इसका अगला वाला टर्म आ रहा था, यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वह -3 होगा। यहाँ तक ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर्स का लिस्ट एक बार एपी में साबित हो गया तो उसके प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर होता है वह एक फिक्स नंबर आता है। जैसे 11 में से आप 9 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 मिलेगा,
7 में से 5 घटाओगे तो 2 मिलेगा। प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है उतना ही उसका कॉमन डिफरेंस भी है। ठीक है, जैसे इस नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर इसका कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं होता तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनो। अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि कोई भी नंबर्स का लिस्ट एक बार एपी में प्रूफ हो गया तो उसके प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है वह एक फिक्स नंबर आता है और वही उस एपी के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, यानी इस एग्जाम्पल में अगर हमको इसका कॉमन डिफरेंस पता नहीं होता तो आप यहाँ से किसी भी दो लगातार टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते तो यहाँ से भी आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकल जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाते तो तीसरा टर्म 8 है और दूसरा टर्म 11 है, तो यहाँ से आपको -3 मिल जाता जो कि आपके डी का वैल्यू होता, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी तक क्या क्या सीख लिए। कोई भी नंबर्स का लिस्ट अगर आपको दे दे तो आप बता सकते हो कि वह एपी में है कि नहीं। ठीक है, अगर एक बार एपी में पता चल गया तो उसका आप कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एपी पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो उसका अगला टर्म कैसे लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, बस इस कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को टर्म्स में आप ऐड करते जाओ तो अगला वाला टर्म्स आपको मिलते जाएगा। जैसे इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू +2 ऐड करोगे तो इसका अगला वाला टर्म आपको 13 मिलेगा। फिर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इसमें +2 ऐड करोगे तो अगला वाला टर्म आपको 15 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इस एपी का कॉमन डिफरेंस -3 है तो अगला वाला टर्म निकालने के लिए आप -3 ऐड करोगे इसमें तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। फिर -3 ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको तीनों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर अब हो गया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर यह एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस और अगला 3 टर्म्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे पता करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि कोई भी नंबर्स का लिस्ट एक बार एपी में प्रूव हो जाता है तो उसके प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह एक फिक्स वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो अगर यह भी एपी में हुआ तो इसके भी प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगा। तो फटाफट से चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले a2 - a1 कैलकुलेट करते हैं। a2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, a² माइनस फर्स्ट टर्म a है। तो इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। a यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो a बाहर निकालोगे तो a -1 बचेगा, यानी यह जो वैल्यू है आपके a2 - a1 का वैल्यू है। अब a3 - a2 कैलकुलेट करते हैं। a3 मतलब तीसरा टर्म में से दूसरे टर्म को घटाना है। तो तीसरा टर्म a³ है और दूसरा टर्म a² है। तो यहाँ से भी a² कॉमन निकालोगे तो आपके पास a -1 बचेगा। ये a3 - a2 का वैल्यू है। अब फाइनली a4 - a3 मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कितना है, a⁴ माइनस थर्ड टर्म a⁴। तो यहाँ से भी आप a³ कॉमन ले सकते हो तो a -1 अंदर बच जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंस निकल के आया है वह एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। तो आप स्टेटमेंट क्या बोलोगे, नो दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। मतलब दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है वह एक फिक्स वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब इसको पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो बिल्कुल आराम से देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को। कैसे पता हम लोग करते हैं कि कोई भी नंबर्स का लिस्ट एपी में है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रत्येक दो लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस को देखते हैं कि वह सेम आ रहा है कि नहीं। अगर वह सेम आया तो वह एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अंतर चेक करते हैं। सबसे पहले a2 - a1 करते हैं। a2 का वैल्यू कितना है, √8 माइनस a1 का वैल्यू √2 है। तो इस √8 को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखो कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस √8 को
अगर आप गुणनखंड यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखो तो इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी नंबर्स, सेम नंबर्स अगर रूट में 2 बार होता है तो उसके बदले सिर्फ एक नंबर रूट से बाहर निकलता है। यानी इस दोनों 2 के बदले आप 1 2 बाहर निकाल कर लिख सकते हो। यानी इस रूट 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, यानी रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख रहे हैं माइनस ये रूट 2। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रूट 2 निकल के आएगा। ये A2 माइनस A1 का वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से A3 माइनस A2 कैलकुलेट करते हैं। A3 का वैल्यू कितना है? रूट 18 माइनस A2 का वैल्यू रूट 8 है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो कि रूट 18 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो रूट 18 है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 3 है तो इसके बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। यानी रूट 18 को आप 3 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, यानी रूट 18 के प्लेस पे 3 रूट 2 हो जाएगा। और अभी हम लोग रूट 8 को 2 रूट 2 लिखे थे, यानी ये 2 रूट 2 हो जाएगा। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास A3 माइनस A2 का वैल्यू रूट 2 के इक्वल निकल के आएगा। अब बिल्कुल इसी प्रकार से A4 माइनस A3 देखते हैं। A4 का वैल्यू रूट 32 माइनस A3 का वैल्यू रूट 18। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो कि रूट 32 कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखोगे तो 2 5 बार आएगा। ठीक है, तो 2 2 के बदले 1 2 रूट से बाहर गया, फिर इस 2 2 के बदले एक और 2 रूट से बाहर गया और रूट में सिर्फ ये 2 बच गया। यानी रूट 32 को आप 4 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूट 32 को 4 रूट 2 लिख लो और रूट 18 को अभी जस्ट हम लोग 3 रूट 2 लिखे थे। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपके रूट 2 के ही इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह एक फिक्स वैल्यू निकल के आया है, इसलिए यह AP में होगा। तो आप क्या बोलोगे? यस, दिस इज इन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2। तो नेक्स्ट पेज पे इसका अगला 3 टर्म्स फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस AP का हमें 4 टर्म्स पता है, यानी अगला 3 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अभी जस्ट हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस रूट 2 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं। तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले A5 कैलकुलेट करते हैं। तो A5 कैलकुलेट करने के लिए आप A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। ठीक है, तो A4 है कितना? A4 रूट 32 और कॉमन डिफरेंस रूट 2 है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि रूट 32 को हम लोग 4 रूट 2 लिख सकते हैं और ये रूट 2 ही है। तो इसको आप 5 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर रूट के अंदर जाता है तो वह 2 बार मल्टीप्लिकेशन में होता है। यानी ये 5 जब अंदर जाएगा तो आप इसको रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखोगे। अभी मतलब हम लोग जस्ट देखे थे कि कोई भी नंबर रूट से बाहर कब निकलता है? जब सेम नंबर 2 बार होता है तो वह रूट से बाहर निकलता है। यानी अंदर 2 5 हुआ होगा तभी उसमें से एक 5 बाहर गया होगा। यानी जब ये 5 रूट के अंदर आएगा तो यह 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आएगा? ये 50 के इक्वल निकल के आ जाएगा। यानी ये आपके A5 का वैल्यू है। बिल्कुल इसी प्रकार से A6 कैलकुलेट करते हैं। A5 प्लस D हो जाएगा। तो D का वैल्यू तो हमें पता ही है, रूट 2 के इक्वल है। A5 का वैल्यू यहाँ से डालना है तो हम लोग रूट 50 नहीं डालेंगे, यहाँ पे 5 रूट 2 डालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है तो ये ऐड करने में आसान होगा। तो 5 रूट 2 डालेंगे तो यह 6 रूट 2 वैल्यू हो जाएगा। यानी फिर इस 6 को हम लोग अंदर भेजेंगे तो इसको 6 इंटू 6 इंटू 2 लिखेंगे। ये 6 अंदर जाएगा तो 2 बार होगा। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट 72 के इक्वल आपके A6 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब फाइनली A7 कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा? A6 प्लस D। तो यहाँ पे भी D का वैल्यू रूट 2 ही है। तो यहाँ से A6 का वैल्यू हम लोग ये वाला उठाएंगे।
ठीक है, तो 6√2 हो जाएगा। हम लोग ये क्यों उठा रहे हैं, ये क्यों नहीं उठा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। बिकॉज अगर इसको भी उठाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके इतना ही लिखना पड़ेगा, तभी ये दोनों फर्दर ऐड हो पाएगा। ठीक है, तो यह 7√2 हो जाएगा। और फिर इस 7 को अंदर लेके जाओगे तो 7 × 7 × 2 आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ से जो A7 का वैल्यू है वह √98 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस AP का जो अगला 3 टर्म्स है आपके सामने लिखा गया है, √50, √72 एंड √98। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी बताना है कि यह AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। अगर सेम आया तो AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का वैल्यू कितना है, √6 माइनस A1 का वैल्यू √3 है। तो आप देख सकते हो कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसको यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस को चेक करते हैं। अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू √9 है माइनस A2 का वैल्यू √6 है। इस √9 को आप 3 × 3 लिखोगे तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और ये √6 ही होगा, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसको इतना ही पे छोड़ते हैं। अब फाइनली A4 माइनस A3 चेक करते हैं। A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू √12 है माइनस A3 का वैल्यू √9 है। इस √12 को थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। √12 को हम लोग 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 है तो 1 2 बाहर जाएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा। यानी √12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2√3 माइनस ये 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लो कि प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह एक फिक्स वैल्यू निकल के नहीं आया है, इसलिए यह भी AP में नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, नो दिस इज नॉट फॉर्मिंग इन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। मतलब 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बिल्कुल देख के डरना नहीं है। अगर इसको आप अच्छे से ध्यान से सिंप्लीफाई करो तो यह क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और फाइनली 7 का स्क्वायर 49। तो अब बताना है कि यह AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस को चेक करेंगे। अगर सेम आया तो AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं। तो A2 का वैल्यू कितना है, 9 माइनस A1 का वैल्यू 1, तो यह 8 के इक्वल आ गया। अब A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 25 माइनस A2 कितना है, 9, तो यह जो वैल्यू है आपके पास 16 के इक्वल निकल के आएगा। अब फाइनली A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, 49 माइनस A3 25 है, तो यह आपके पास 24 के इक्वल निकल के आएगा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वह सेम नहीं है, इसलिए आप बोलोगे नो दिस इज नॉट फॉर्मिंग इन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। मतलब प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है वह समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बिल्कुल सेम इसके पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसको भी जब आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब बताना है कि यह AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक 2 लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस को चेक करेंगे। अगर सेम आया तो AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फटाफट से इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 का वैल्यू 25 माइनस A1 का वैल्यू 1, तो ये 24 के इक्वल आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 देखते हैं। A3 का वैल्यू 49 माइनस A2 का वैल्यू 25, तो यह भी 24 के इक्वल ही निकल के आ जाएगा। फाइनली A4 माइनस
A4 का वैल्यू कितना है 73 माइनस A3 49 है, तो यह भी 24 के इक्वल ही निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वह सेम है, इसलिए यह AP में होगा। तो आप बोलोगे यस दिस इज इन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 24। तो फटाफट से नेक्स्ट पेज पे इसका अगला 3 टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस AP का 4 टर्म्स हमें पता है, यानी अगला 3 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अभी जस्ट हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस 24 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A5 कैलकुलेट करते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D हो जाएगा। और अभी जस्ट हम लोग D का वैल्यू 24 निकाले हैं, तो A4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 73 प्लस 24। तो यहाँ से A5 इज इक्वल टू 97 हो जाएगा, ठीक है। अब A6 देखते हैं। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। तो A5 का वैल्यू 97 आया है अभी जस्ट, और D का वैल्यू 24 है। तो A6 इज इक्वल टू 121 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस D हो जाएगा, और A6 121 है प्लस 24। तो A7 का जो वैल्यू है वह 145 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस AP का जो अगला 3 टर्म्स हैं वो आपके सामने है 97, 121 एंड 145, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।